देश में लगातार 5वें दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। अब तक 38,000 से ज्यादा लोग मारे गए। गृह मंत्रालय ने जिम और योगा केंद्र खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री की कोरोना से मौत के बावजूद मंदिर के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद को आइसोलेट किया। शनिवार को हुई थी मुलाकात। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा और उनकी बेटी के बाद उनके ऑफिस के 6 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले। राज्य कांग्रेस के नेता आर प्रसन्ना की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम कोरोना से शिकार हुए। डॉक्टरों से सलाह के बाद होम क्वारंटीन हुए। नई शिक्षा नीति 2020 में 3 भाषाओं वाले प्रावधान के खिलाफ तमिलनाडु ने मोर्चा खोला। सीएम ई पलानीसामी बोले, राज्य में बदलाव नहीं होगा। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए ट्रायल की मंजूरी दी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब तक 56 लोगों के बयान दर्ज किए गए। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का दावा, बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों का पहला कमर्शियल मिशन धरती पर वापस लौटा। मेक्सिको की खाड़ी में उतरा स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल। और अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर की जेल पर इस्लामिक स्टेट का हमला। अब तक 29 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा जख्मी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दे दी है। भारत में ये ट्रायल पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगी। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल और उत्पादन करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ पार्टनरशिप की है, जिसे कोविशील्ड नाम दिया गया है। भारत में ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए चुने गए सभी मरीजों को 4 हफ्ते तक 2 डोज दी जाएगी। इनमें एक डोज ट्रायल के पहले दिन और दूसरा डोज 29वें दिन दिया जाना है। इस दौरान वैक्सीन कितनी कारगर है, इसका पता लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि 18 साल के 1600 लोगों पर दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल होगा। ये ट्रायल 17 अलग अलग जगहों पर होगा, जिनमें एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, RMIMS पटना, गोरखपुर में नेहरू अस्पताल और आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम में ट्रायल होंगे। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन का ट्रायल कई देशों में किया जा रहा है। ब्राजील में तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका में पहले और दूसरे चरण का ट्रायल जारी है। ऑक्सफोर्ड के अलावा अमेरिका और चीन की वैक्सीन के भी दुनिया भर में लोगों को खासी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। पंजाब में जहरीली शराब पीने से अब तक 104 लोग मारे जा चुके हैं। सीमाई जिले तरनतारण में 17 और गुरदासपुर के बटाला में एक शख्स की रविवार को मौत दर्ज की गई है। राज्य के इतिहास में जहरीली शराब से होने वाली मौतों की ये सबसे बड़ी त्रासदी है। मरने वाले सभी लोग तरनतारण, गुरदासपुर और अमृतसर के रहने वाले हैं। तकरीबन 80 लोगों की मौत सिर्फ तरनतारण में हुई है, जबकि गुरदासपुर के बटाला और अमृतसर में 12-12 लोगों की जान जा चुकी है। 100 से ज्यादा मौतें होने पर विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का इस्तीफा मांगा है। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार की मजिस्ट्रियल जांच को महज छलावा करार दिया। उन्होंने कहा, घटना की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी पटियाला, बरनाला, पठानकोट और मोगा समेत कुछ जिलों में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार को इस त्रासदी का जिम्मेदार बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, राज्य सरकार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले की तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अवैध शराब से जुड़ा कोई भी मामला पुलिस सुलझा नहीं पाई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का ये दावा सही नहीं है।
कि अवैध शराब से जुड़ा मामला पंजाब पुलिस सुलझा नहीं पाई है। 22 अप्रैल को खन्ना जिले में अवैध शराब की फैक्ट्री मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 7 फरार लोगों की तलाश में छापेमारी शुरू की गई थी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। पंजाब में अपनी मृत पड़ी पार्टी को जिंदा करने के लिए इस त्रासदी को अवसर के रूप में नहीं देखना चाहिए। पंजाब सरकार इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब तक 120 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी करते हुए 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी और पंजाब पुलिस के 13 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं और जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया गया है। पंजाब सरकार ने मरने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस त्रासदी में मरने वाले ज्यादातर लोग गरीब किसान, दिहाड़ी मजदूर और पशुपालक हैं। राज्य में अवैध तरीके से बनने वाली शराब सस्ते दामों में गरीबों तक पहुंचाई जाती है। माना जाता है कि राज्य में अवैध शराब का कारोबार करोड़ों में है, जिसमें शराब माफियाओं और पंजाब पुलिस के मजबूत गठजोड़ हैं। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज। पीएमसी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी राकेश वधावन और सारंग वधावन के निजी हवाई जहाज और लग्जरी नाव की नीलामी के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पीएमसी बैंक की ओर से जारी इस विज्ञापन में वधावन बंधुओं के 2 हवाई जहाज डसॉल्ट फैल्कन 200, बम्बार्डियर चैलेंजर 300 और एक लग्जरी नाव फेरिटी 881 शामिल है। माना जा रहा है कि तीनों संपत्ति तकरीबन 350 करोड़ की है। हजारों करोड़ का ये लोन घोटाला पिछले साल उजागर हुआ था। तब हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड समूह के चेयरमैन राकेश वधावन, उनके बेटे और कंपनी के प्रबंधन निदेशक सारंग वधावन, बैंक के पूर्व चेयरमैन वरियम सिंह और प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल सभी जेल में बंद हैं और वधावन के दोनों हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर खड़े हैं, जबकि फेरिटी यॉट 881 श्रीलंका के गौल बंदरगाह पर है। विज्ञापन में कहा गया है कि खरीदार को बोली का 10% एडवांस के तौर पर देना होगा। इनमें हवाई जहाज के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त है और नीलामी 21 अगस्त को होगी। इसी तरह यॉट के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 11 अगस्त है, जबकि नीलामी 17 अगस्त को होगी। पीएमसी बैंक घोटाले की पड़ताल में सामने आया था कि बैंक ने अपने कर्ज का 73% हिस्सा यानी करीब 6,500 करोड़ रुपए सिर्फ HDIL समूह को दिया था, जो कि RBI के नियमों के खिलाफ था। नियम के मुताबिक बैंक किसी भी कंपनी को अपने कुल कर्ज का 15% दे सकता है, जबकि किसी समूह के लिए ये 20% है। फिलहाल HDIL समूह और इसके मुखिया वधावन की तकरीबन 4,000 करोड़ की संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी हुई है और उन पर 4,800 करोड़ से ज्यादा की रकम की धोखाधड़ी का आरोप है। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत मामले में मुंबई और पटना पुलिस के बीच टकराव शुरू हो गया है। रविवार की शाम फ्लाइट से मुंबई पहुंचे पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में भेजे जाने पर हंगामा और बढ़ गया है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सिटी एसपी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन में भेजने का आरोप लगाया है। सुशांत सिंह की मौत के मामले में मुंबई पुलिस के अलावा पटना पुलिस भी जांच कर रही है, जिसकी FIR उनके पिता के सिंह ने दर्ज कराई थी। उन्होंने ट्वीट किया, ये है बिहार कैडर के IPS अधिकारी विनय तिवारी, जिनको मुंबई में आज रात 11 बजे जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच करने वाली टीम का नेतृत्व करने गए थे। अब ये यहां से नहीं निकल सकते। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि वो मामले में महाराष्ट्र के DGP से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसर विनय तिवारी ने कहा कि उन्होंने ड्यूटी का हवाला देते हुए क्वारंटीन में जाने से छूट की मांग की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और 14 दिन क्वारंटीन कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके आला अधिकारियों की गुजारिश के बावजूद उन्हें IPS मेस में नहीं रखा गया, बल्कि गोरेगांव के एक गेस्ट हाउस में डाल दिया गया। विनय तिवारी ने आशंका जाहिर की है कि इतने दिन क्वारंटीन किए जाने से जांच पर असर पड़ेगा। वहीं BMC ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर सभी डोमेस्टिक फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को गाइडलाइन के मुताबिक 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाना है और इसी गाइडलाइन के चलते पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को भी क्वारंटीन किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि देश के किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना के 4,40,000 से ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं और यहाँ 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है।
अभी भी राज्य में 1,48,000 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल और बुरा है, जहां 1,16,000 संक्रमित मिल चुके हैं और 6,500 लोग जान गंवा चुके हैं। बिहार में कोरोना के संक्रमण ने अब रफ्तार पकड़ी है, जहां स्वास्थ्य का ढांचा देश में सबसे कमजोर है। बिहार बाढ़ की भीषण चुनौती से जूझ रहा है और अब यहां कुल मरीजों की संख्या 57,000 से ज्यादा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को जांच करना चाहिए कि 90 के दशक की शुरुआत में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिम्मेदार कौन था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन जिम्मेदार थे, जो 3 महीने में वापसी का झूठा वादा कर उन्हें घाटी से बाहर ले गए थे। Do you think we were happy when they were taken away? Ask the truth. It was Jagmohan who took them away, saying that I am going to be hard on the Muslims. The repercussions may be on you, but I'll bring you back in 3 months. Today, I think it's 29 years. They haven't come home. And we've always said, Kashmir is never going to be complete unless the Hindu brethren come back and live in peace with all of us. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मेहनती और ईमानदार जज या जजों की बेंच को इस मामले की जांच करने दें और रिपोर्ट आने दीजिए। इससे युवा कश्मीरी पंडितों की बहुत सी आशंकाएं दूर हो जाएंगी और पता चलेगा कि उन्हें कश्मीरी मुसलमानों ने बाहर नहीं निकाला था। अब भी कई कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने कभी घाटी नहीं छोड़ी और अब भी वहां रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन जिम्मेदार थे, जो 3 महीने में वापसी का झूठा वादा कर उन्हें घाटी से बाहर लेकर गए थे। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक कश्मीरी पंडित वापस आकर हमारे साथ शांति से नहीं रहेंगे, तब तक कश्मीर पूरा नहीं होगा। उन्होंने इस दौरान अपने पिता और जम्मू कश्मीर के दूसरे प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पिता शेख अब्दुल्ला ने कभी भी 2 राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। उनके पिता कभी नहीं मानते थे कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्म अलग हैं और उन्होंने सभी को आदम और हव्वा का संतान माना है। My father never believed in 2 nation theory. He never believed that Muslims and Hindus and Sikhs and the Christians and the Buddhists or all other religions are different. He believed we're all children of Adam and Eve, that everybody's needs are the same. उन्होंने इस दौरान कई घटनाओं का जिक्र भी किया, जिसमें 1947 से अब तक कश्मीरी पंडितों के लिए मुसलमान खड़े रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सभी की जरूरतें एक हैं और उन्होंने एकता के लिए काम किया है। वो आखिरी दम तक उस रास्ते पर कायम रहेंगे और सभी को एकजुट करने के लिए काम करते रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें एक वेबिनार में कही, जो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के 1 साल पूरा होने पर आयोजित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।